और इस वक्त की एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। पिछले 3 महीने से उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक एक कर दिया है, लेकिन बमबाज गुड्डू मुस्लिम का अब तक कहीं कोई पता नहीं लगा। बिल्कुल, कभी देहरादून तो कभी आपको बता दें ओडिशा, दिल्ली, कभी ओडिशा की बात करें या चेन्नई की बात करें, गुड्डू मुस्लिम अलग अलग ठिकाने बदल रहा है, लोकेशन बदल रहा है, लेकिन गुड्डू अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और पुलिस की कार्यशैली पर ऐसे में ये भी सवाल खड़े होते हैं कि क्या पूरी शिद्दत से तलाश की जा रही है। उमेश पाल की हत्या के 3 महीने बाद भी यूपी पुलिस और एसटीएफ को जिसकी तलाश है वो है नाम गुड्डू मुस्लिम। उमेश पाल की हत्या के वक्त बेखौफ बम बरसाते गुड्डू के स्टाइल से हर कोई हैरान था। गुड्डू की तलाश में पुलिस ने प्रयागराज से लेकर देहरादून तक दबिश दी, लेकिन उसका कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। 1992 में गुड्डू मुस्लिम ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। 1993 में गुड्डू मुस्लिम ने पहली हत्या की वारदात को बम फेंककर अंजाम दिया और फिर गुड्डू मुस्लिम ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुड्डू मुस्लिम सबसे पहले उस वक्त चर्चा में आया जब उसने इटावा में एक कैदी को पुलिस कस्टडी के दौरान बम फेंककर मारने की कोशिश की थी। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के परिवार के बाद जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है वो गुड्डू मुस्लिम ही है, जिसने अपनी पहचान बंदूक या दबंगाई से नहीं बल्कि बमबाजी से बनाई थी। प्रयागराज के शिवकुटी का रहने वाला गुड्डू बमबाज इस वक्त एसटीएफ की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। बिल्कुल महारत हासिल थी। जेब में मटेरियल रखता था, सुतली रखता था और गाड़ी में बैठा हुआ है या पैदल भाग रहा है, चलते चलते वो बम लपेट लेता था, मार देता था, निकल जाता था। उमेश पाल की हत्या के बाद से गुड्डू मुस्लिम की तलाश में यूपी एसटीएफ देश भर में छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक गुड्डू मुस्लिम का कोई सुराग नहीं लग सका, जो इशारा कर रहा है कि गुड्डू मुस्लिम बेहद ही शातिर है। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि उमेश पाल की हत्या के बाद गुड्डू मुस्लिम झांसी में कुछ दिन रुका, फिर मेरठ की तरफ गया, वहां से दिल्ली चला गया, एसटीएफ का शिकंजा कसता देख जयपुर भाग गया और फिर वहां से उदयपुर चला गया। कुछ दिन बाद हरियाणा और फिर छत्तीसगढ़ भी गया, बाद में गोवा में भी कुछ दिन बिताए। इतना ही नहीं, बिहार के भागलपुर, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, उड़ीसा और चेन्नई भागकर रहने की भी खबर है। गिरफ्तारी से बचने के लिए गुड्डू मुस्लिम ने हुलिया भी बदला, पहचान भी बदली और लोकेशन भी, लेकिन पुलिस का दावा है कि गुड्डू चाहे जितनी कोशिश कर ले, जल्द सलाखों के पीछे होगा। गुड्डू मुस्लिम को बमबाज गुड्डू कहकर बुलाया जाता है। गुड्डू मुस्लिम स्कूली दिनों से ही लूट, अवैध कारोबार जैसे अपराध में शामिल था। कॉलेज टाइम में गुड्डू मुस्लिम कई बड़े बदमाशों के संपर्क में आ चुका था और गुड्डू ने बम बनाने का अवैध धंधा शुरू कर दिया था। गुड्डू मुस्लिम ने क्राइम की दुनिया में 1992 में कदम रखा था और एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। 1993 में गुड्डू मुस्लिम का नाम पहली बार एक हत्या के मामले में सामने आया। 30 अप्रैल 1997 को इटावा के अंबेडकर चौराहे पर गुड्डू ने बमबाजी की। पुलिस कस्टडी में प्रवीण कुमार बॉबी को मारने की कोशिश की गई। इस दौरान प्रवीण भागकर कोर्ट में छिप गया और अपनी जान बचा ली। इटावा में जाके एक पुलिस अधिकारी थे, उनके भाई की हत्या हुई थी। उनकी भाई की हत्या में बंद आरोपी जेल से 2 सिपाहियों के साथ रिक्शे पर बैठकर अदालत जा रहा था। वहां रास्ते में इसने 2-3 लोगों के साथ उन पे 2 बम मारे। सिपाही और वो जो विचाराधीन बॉबी यादव, ये 2 तो कूद के भाग गए, उन्हें छर्रे लगे, लेकिन एक सिपाही मौके पर ही मारा गया था। ऐसे ही अपराधों से गुड्डू मुस्लिम का नाता जुड़ता चला गया। 1997 में लखनऊ में एक स्कूल के गेम टीचर की हत्या कर दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन सबूत नहीं होने के चलते उसे कोर्ट ने बरी कर दिया। 1997 में इंजीनियर को बीच सड़क पर गुड्डू ने गोलियों से भून दिया था। फैजाबाद के ठेकेदार संतोष सिंह की जहर देकर हत्या कर दी गई। अतीक के काले साम्राज्य को खड़ा करने के पीछे गुड्डू मुस्लिम की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। दावा है कि अतीक के इशारे पर गुड्डू किसी को भी मौत के घाट उतार सकता था और उमेश पाल की हत्या उसका बड़ा उदाहरण है। फिलहाल गुड्डू मुस्लिम की तलाश बदस्तूर जारी है।
इस बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस आज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। चार्जशीट में पुलिस ने अतीक के परिवार को मुख्य साजिशकर्ता बताया है। आपको बता दें कि उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद के परिवार समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी को हुए उमेश पाल मर्डर केस में किस किरदार की क्या भूमिका रही है। चलिए आपको दिखाते हैं कि चार्जशीट में किसका क्या क्या नाम है और क्या क्या शमूलियत है। सबसे पहले आपको ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहला जो मुख्य किरदार है वो कौन है। मुख्य साजिशकर्ता अतीक अहमद। दरअसल उमेश पाल मर्डर केस, जो कि राजू पाल मर्डर केस का मुख्य गवाह था, सबसे बड़ी तलवार लटक रही थी अतीक अहमद पर। इसलिए मुख्य साजिशकर्ता अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ अहमद, अतीक का ही परिवार यानी अतीक के बेटे और पत्नी शाइस्ता परवीन को मुख्य साजिशकर्ता पुलिस ने बनाया। तो देखिए ये किरदार है मुख्य साजिशकर्ता। उसके अलावा देखिए शूटर्स पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। चार्जशीट में उनके भी नाम है, साबिर, अरमान और इसके बाद मोहम्मद गुलाम। ये तमाम शूटर्स हैं जिनके नाम चार्जशीट में दाखिल किए गए हैं। यानी इन साजिशकर्ताओं ने इनका इस्तेमाल किया है उमेश पाल को मौत के घाट उतारने के लिए, जिनमें शूटर साबिर, अरमान, मोहम्मद गुलाम और गुड्डू मुस्लिम का नाम है, जो कि लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। लेकिन साजिशकर्ताओं में भी एक और फेहरिस्त जो इस अब चार्जशीट में दाखिल हो सकती है। तो देखिए ये मुख्य साजिशकर्ता थे, इन्होंने शूटर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन किन किन लोगों ने साथ दिया ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सदाकत हो, अखलाक हो, आयशा नूरी, आतिम, ये तमाम ऐसे किरदार हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम देने में अशरफ और अतीक का साथ दिया। वहीं अपराध के दुनिया के अलग अलग किरदार किस तरह से एक साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं और इसीलिए भी जोड़कर इसकी तफ्तीश आगे बढ़ रही है। और इसी से जुड़ी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। एनआईए से पूछताछ के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने कबूला कि गोल्डी बराड़ ने 2021 में अमेरिका से गोगी गैंग के लिए जिगाना पिस्तौल भेजी थी। आशंका ये जताई जा रही है कि इसे पिस्तौल का इस्तेमाल अतीक और अशरफ की हत्या में किया गया होगा। सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा पर्दाफाश। एक कबूलनामे से मचा हड़कंप। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने सबसे बड़ा कबूलनामा किया है। एनआईए की पूछताछ में जो राजफाश लॉरेंस ने किया है, उसमें उसने फ्यूचर प्लान के साथ अपने खतरनाक इरादों को भी जाहिर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से एनआईए पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने नंबर 1 टारगेट के बारे में तो बताया ही, साथ ही पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों को अतीक और अशरफ मर्डर पर भी बड़ा क्लू मिला। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने खुलासा किया है कि उसने साल 2021 में गोल्डी बराड़ के जरिए अमेरिका से 2 जिगाना पिस्टल गैंगस्टर गोगी को मुहैया कराई थी। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या में भी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अमेरिका से आई इसी जिगाना पिस्टल से अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, लॉरेंस ने एनआईए के सामने जैसे जैसे अपने मंसूबों को उजागर किया, वैसे वैसे एनआईए अधिकारियों के भी होश उड़ गए। लॉरेंस ने पूछताछ में अपने टॉप 10 टारगेट के नाम भी उजागर कर दिए हैं। लॉरेंस की टारगेट लिस्ट में पहले नंबर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर सलमान खान है और एनआईए से हुए सवाल जवाब में उसने यहां तक ऐलान कर दिया कि वो उसे हर हाल में मौत के घाट उतारेगा। ऐसा शक इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि पिछले 1 साल में सलमान को कई बार धमकी दी जा चुकी है और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले भी सलमान खान को धमकी देने के मामले में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आता रहा है। एनआईए सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 इंडिया के पास लॉरेंस बिश्नोई का जो कबूलनामा है, उसमें एक्टर सलमान खान, मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत, बम्बिया गैंग का लीडर मनदीप धालीवाल, गैंगस्टर कौशल चौधरी, गैंगस्टर अमित डागर, बम्बिया गैंग का एक और गैंगस्टर लकी पटियाला, गोंडर गैंग का गुर्गा रम्मी मसाना, गोंडर गैंग का सरगना गुरप्रीत शेखो, शूटर भोलू, सनी लेफ्टी और अनिल लट शामिल है। एनआईए की पूछताछ में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का हवाला कनेक्शन भी सामने आया है। पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने खुलासा किया है कि उसने
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हवाला के जरिए गोल्डी बरार तक 50 लाख रुपए पहुंचाए थे। बिश्नोई से पूछताछ में पर्दाफाश हुआ कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या का एक बाहुबली विकास सिंह उसके गैंग की मदद करता है। वही उसके गुर्गों को टास्क पूरा करने के बाद विकास सिंह उसे पनाह देता है। एनआईए से पूछताछ में भले ही लॉरेंस ने पर्दाफाश किया हो, लेकिन उसके सामने इन्हें कोर्ट में साबित करना बड़ी चुनौती होगी। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट तभी एडमिसिबल होता है एविडेंस में जब उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कोई ऐसा फैक्ट रिकवर होता है जो पहले से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नॉलेज में नहीं था। अदरवाइज डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो पुलिस कस्टडी में दिया जाता है अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी, इसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। वहीं साल 2018 से लेकर 2022 के बीच लॉरेंस ने यूपी के खोरजा से अपने करीबी गैंगस्टर रोहित चौधरी की मदद से आर्म्स सप्लायर कुर्बान चौधरी और शहजाद से करीब 2 करोड़ रुपए में 25 हथियार खरीदे थे, जिसमें 9mm की पिस्तौल और AK-47 शामिल है। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल उसने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में किया था। लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने ये भी कबूल किया कि भरतपुर, फरीदकोट और दूसरी जेलों में रहते हुए उसने कभी राजस्थान के कारोबारियों, कभी चंडीगढ़ के 10 क्लब मालिकों, कभी अंबाला में मॉल के मालिक, शराब कारोबारियों, तो कभी दिल्ली और पंजाब के सटोरियों से करोड़ों रुपए की उगाही की थी। जेल में इन सभी के फोन नंबर लॉरेंस को गोल्डी बरार, काला राणा, चंडीगढ़ के क्लब मालिकों के गुरलाल बरार और काला जठेड़ी ने मुहैया करवाए थे। और इस बीच एक अहम खबर आ रही है। अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर सुनवाई टल गई है। अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होनी है। पुलिस की चार्जशीट में अतीक की बहन आयशा नूरी का नाम मुख्य साजिशकर्ता में शामिल है। और ऐसे में अब आयशा नूरी की सरेंडर याचिका पर सुनवाई टाल करके अब 29 मई को इसकी सुनवाई होनी है। माफिया सरगना अतीक के पास अकूत दौलत, बेहिसाब जायदाद और काले कारोबार की फेहरिस्त तो बहुत लंबी। लेकिन अतीक और अशरफ की मौत के बाद अब उसके जायदाद पर हक जमाने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। अतीक के 4 बेटों और पत्नी के अलावा उसकी गर्लफ्रेंड और उसके भाई अशरफ के रिश्तेदारों ने भी अतीक की संपत्ति पर अब हक जताना शुरू कर दिया है। और इस बीच में दुबई की प्रॉपर्टी को लेकर अशरफ के रिश्तेदार सद्दाम और अतीक की गर्लफ्रेंड के बेटे आरिफ MBA के बीच जंग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में रहने वाले 2 भाई अतीक अहमद और अशरफ अहमद, जिन्होंने करीब करीब एक साथ जुर्म की दुनिया में कदम रखा, जिन्होंने एक साथ मिलकर अपना काला साम्राज्य तैयार किया, जो गुंडे से लेकर गैंगस्टर बनने तक एक साथ रहे, एक ही साथ मुकदमों में हथकड़ियां लगाए कोर्ट में पेश होते रहे, एक ही साथ पुलिस की वैन में साबरमती जेल से बरेली जेल होते हुए अलग अलग शहरों में पेशी के लिए जाते रहे और एक ही साथ एक ही दिन शूटरों की गोली का शिकार हुए और उन्हें एक ही साथ खौफनाक मौत मिली। ये 2 भाई थे जो प्रयागराज शूटआउट में मारे गए, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी जायदाद पर उनके परिवार के लोग आपस में भिड़ गए हैं। अतीक और अशरफ को शायद ये अंदाजा था कि एक वक्त आएगा जब उनकी प्रॉपर्टी, उनकी विरासत पर हक जताने वाले खड़े हो जाएंगे और सूत्रों के मुताबिक बरेली जेल में अशरफ और साबरमती जेल में अतीक ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन उससे पहले ही उनको मार दिया गया। और पहले तो गैंगस्टर की फैमिली पुलिस से भागती रही और अब प्रॉपर्टी की जंग होने लगी है। ये जंग क्यों और किन के बीच चल रही है, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गैंगस्टर ब्रदर्स की फैमिली को समझना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं अतीक से। अतीक की जिंदगी में 2 अहम औरतें थीं। एक शबाना, जो उनका बचपन का प्यार था और उसी गांव से ताल्लुक रखती थी जहां अतीक का बचपन बीता। दूसरी
अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, जिसने जुर्म में उसका साथ दिया, उसके हवाला कारोबार को संभाला और पैसों के लेन देन और हेरा फेरी का जिम्मा अपने हाथ में लिया। डॉन की गर्लफ्रेंड शबाना अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। उसकी तस्वीर अब तक सामने नहीं आई, लेकिन ना तो अतीक ने और ना ही शबाना ने कभी एक दूसरे का साथ छोड़ा। भले ही दोनों के इस रिश्ते को जमानों की रवायतों की रजामंदी ना मिली हो, फिर भी ये रिश्ता अतीक के मौत तक और उसके मौत के बाद भी बदस्तूर जारी है। इसी शबाना का एक बेटा है जिसका नाम है आरिफ MBA। आरिफ MBA की भी तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन माना यह जाता है कि जिस शबाना की पढ़ी लिखी ना होने की वजह से अतीक से निकाह नहीं हो सका, उसके बेटे आरिफ को अतीक ने MBA कराया और सूत्रों के मुताबिक अपनी दुबई की संपत्ति उसके नाम कर दी। दूसरी तरफ अशरफ की फैमिली, अशरफ के साले हैं। अशरफ अहमद के 2 साले सद्दाम और जैद मास्टर, उमेश पाल हत्याकांड और अतीक और अशरफ की मौत के बाद ये दोनों दुबई पहुंच गए। दुबई में अतीक का अपना फ्लैट है। कई कारोबार में अतीक ने निवेश किया था और ये सब सद्दाम और जैद के जरिए किया था। लिहाजा सद्दाम और जैद अब इस प्रॉपर्टी पर अपना हक जता रहे हैं और उसे अपने नाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अशरफ का साला सद्दाम उत्तर प्रदेश का मोस्ट वांटेड है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम है, लेकिन उसने दुबई की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए रिस्क लिया और भारत से दुबई फरार होने के लिए 2 एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, CCTV कैमरे होते हैं। सूत्रों के मुताबिक सद्दाम पर 1 लाख का इनाम घोषित होने के बावजूद रिस्क लेकर वो कोलकाता से दिल्ली और फिर दुबई फरार हो गया। सद्दाम को आशंका थी कि जिस काले कारोबार में उसने अतीक का साथ दिया, अशरफ के काले साम्राज्य को संभालता रहा, वो कहीं बिखर ना जाए और उसके हाथ कुछ भी ना आए। सद्दाम ने ही अतीक को दुबई में फ्लैट दिलाने और विदेशी कारोबार में निवेश करने में मदद की थी और ऐसे में सद्दाम नहीं चाहता था कि दुबई में बनाई गई अतीक की जायदाद पर अतीक की गर्लफ्रेंड शबाना का बेटा आरिफ MBA कब्जा कर ले। और यही वजह है कि जब वो दुबई की फ्लाइट में बैठा तो उसे यकीन हो गया कि अब वो हिंदुस्तान से निकलकर दुबई पहुंच जाएगा। तब सद्दाम ने उसी फ्लाइट से अपनी तस्वीर खींची और अपने करीबियों को व्हाट्सएप पर फोटो शेयर किया और कहा कि किसी भी कीमत पर आरिफ MBA को दुबई की प्रॉपर्टी पर काबिज नहीं होने देगा, जबकि आरिफ MBA भी अतीक की दौलत के लिए दुबई में जमा हुआ है। एक तरफ सद्दाम है जिसने खुद को अशरफ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और अतीक की दुबई वाली संपत्ति पर कब्जा करने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी तरफ अतीक की गर्लफ्रेंड शबाना का बेटा आरिफ है, जिसके लिए शबाना ने अतीक के साबरमती जेल में रहते हुए ही खेल कर दिया था और अतीक के हाथों अपने बेटे आरिफ MBA के नाम दुबई की संपत्तियों की वसीयत तैयार करा ली। जाहिर है गैंगस्टर के घर में ही अब झगड़ा शुरू हो चुका है। वहीं अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है और लगातार अपनी लोकेशन बदल रही है और किसी भी तरह से हजारों करोड़ के अतीक के कारोबार को बचाने की कोशिश में जुटी है। अतीक के 5 बेटे हैं, जिसमें से एक असद की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। लिहाजा अतीक की मौत के बाद उसकी जायदाद पर उसके 4 बेटों और उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन का हक है। लेकिन इस बीच जैसे शबाना एक वसीयत लेकर सामने आई और दुबई की अतीक की प्रॉपर्टी पर उसके बेटे आरिफ MBA का हक जमाने लगी, उससे लगने लगा कि आने वाले वक्त में ऐसे और भी किरदार सामने आ सकते हैं जो अतीक की हजारों करोड़ की संपत्ति पर अपना हक जताएंगे और ये जंग भी कहीं न कहीं गोली और बारूद पर जाकर खत्म होने के आसार हैं।